हेलो गाइस, नमस्कार। आज अपन बात करेंगे बाबर के बारे में। बाबर जो कि फरगना के मैदानों से हिंदुस्तान के सिंहासन तक किस प्रकार पहुंचा, एक अनवरत राजकुमार की कहानी जिसने मुगल साम्राज्य की दोस्तों नींव रखी थी। आज पढ़ेंगे अपन मुगल सम्राट संस्थापक बाबर के बारे में। दोस्तों ध्यान से सुनिएगा इस स्क्रिप्ट को। दोस्तों, इतिहास की दहलीज पर खड़ा एक युवा जिनका नाम आप देख सकते हो, नाम जरीरुद्दीन मोहम्मद बाबर के नाम से था। जन्म इनका 14 फरवरी 1483 ईस्वी को हुआ। स्थान फरगना, यानी कि वर्तमान का बात मानी जाए तो दोस्तों उज्बेकिस्तान नाम से उनका जन्म स्थान था। मध्य एशिया की ठंडी हवाओं में जन्मा एक बालक जिसकी नसों में तैमूर की विरासत और चंगेज खान का रक्त बहता था, उसका नाम था बाबर। सिर्फ ये कहानी नहीं, सिर्फ एक विजेता ही नहीं, बल्कि एक ऐसे संघर्षशील शासक की कहानी है जिसने हार, निर्वाचन और निराशा से उठकर हिंदुस्तान में मुगल साम्राज्य की दोस्तों नींव रखी थी। ध्यान से सुनिए, जो बाबर थे वो मुगल सम्राट थे जो संस्थापक माने जाते हैं। अब दोस्तों पढ़ेंगे बाबर जो दो साम्राज्यों का रक्त था, तैमूर और चंगेज की विरासत के बारे में पढ़ेंगे। पिता इनके थे उमर शेख मिर्जा दोस्तों, और वंश इनका तैमूर वंश माना गया है जो तुर्की में है। ठीक है। इनकी माता थी कुतुलुग निगार खानम, जो वंश उनका वंश था चंगेज खान वंश, यानी कि मंगोल, है ना। ये बाबर के जो माता पिताओं के बारे में दोस्तों आपको बताया गया है। बाबर एक तुर्की मंगोल परंपरा का अद्भुत संगम माना जाता है। दोस्तों आगे बढ़ते हैं। कांटों का ताज, जो एक 12 वर्षीय शासक का संघर्ष दोस्तों देखते हैं, जो कि बाबर की बात कर रहे हैं अपन, जैसा कि आप मैप में देख पा रहे होंगे। केवल 12 वर्ष की अल्प आयु में बाबर फरगना का शासक बना, परंतु सत्ता अस्थिर थी दोस्तों। रिश्तेदारों का विद्रोह, अपने ही परिवार से निरंतर चुनौतियों का सामना करता था। समरकंद की असफल दोस्तों विजय, जिसमें तैमूर की राजधानी को जीतने का सपना बार बार टूटा। बाबर का सपना था जीतने को, लेकिन उसका सपना बार बार टूटने लगा। फरगना से दोस्तों बेदखली, यानी कि अपनी ही मातृभूमि से निर्वाचित होना। दोस्तों इन असफलताओं के कारण बाबर ने एक योद्धा से अधिक रणनीतिकार दोस्तों बनाया था अपने आप को। ठीक है दोस्तों, आगे बढ़ते हैं। दोस्तों अब बढ़ेंगे बाबर में, जो दोस्तों काबुल में एक नई शुरुआत हुई थी 1504 ईस्वी में। ध्यान से देख पा रहे होंगे मैप को, समरकंद, फरगना, काबुल और यही हिंदुस्तान। दोस्तों लगातार असफलताओं के बाद में बाबर ने अपनी रणनीति बदली और दक्षिण पूर्व की ओर रुख किया। 1504 ईस्वी में काबुल पर अधिकार करना और उसके जीवन का निर्णायक मोड़ था दोस्तों। काबुल ने उसे एक स्थिर आधार और हिंदुस्तान की ओर देखने का एक नया अवसर प्रदान किया दोस्तों। यहीं से उसकी दृष्टि हिंदुस्तान पर पड़ी थी, परंतु एक समृद्ध राजनीतिक रूप में बिखरा हुआ दोस्तों एक देश माना गया जो बाबर था दोस्तों। उसने काबुल से ही एक हिंदुस्तान की ओर देखने का दोस्तों पूरा प्रयास किया कि मैं हिंदुस्तान पर कब विजय हासिल करूं। यानी काबुल में ये एक नई शुरुआत हो चुकी थी दोस्तों, जैसा कि आप मैप में देख पा रहे होंगे। शानदार मैटर शॉर्ट समय में दोस्तों अपना टिप्स फॉर जेके चैनल लेके आता है दोस्तों आपके लिए, और शानदार रणनीति के साथ में खास महत्वपूर्ण दोस्तों परीक्षा की दृष्टि से महत्वपूर्ण है। दोस्तों पानीपत का जो प्रथम युद्ध था वो 21 अप्रैल 1526 ईस्वी में हिंदुस्तान का भाग्य निर्णय करने वाला युद्ध था। ध्यान से सुनिए, इसकी रणनीति क्या थी। छोटी सेना पर श्रेष्ठ रणनीति, यानी कि कम सेना में रणनीति बहुत जबरदस्त थी। इनकी तकनीकी थी दोस्तों तुगलनामा पद्धति। बहुत सारे एग्जाम में क्वेश्चंस आता है दोस्तों कि बाबर की जो तकनीकी थी युद्ध सेना प्रणाली में वो कौन सी थी, तो तुलगुमा पद्धति दोस्तों थी, जो घेराबंदी का सफल प्रयोग माना जाता है। तुगलगामा को या तुलगुमा दोस्तों, इसका मतलब होता है घेराबंदी। तुलगुमा पद्धति दोस्तों, जैसा कि आप एक मैप के माध्यम से मैंने समझाने का प्रयास किया आपको। ये बाबर की छोटी सेना आपको दिख रही होगी कोने में, बीच में दोस्तों तोपें लगी हुई है।
और ये तुलगुमा पद्धति, ये देख सकते हो घेराव की पद्धति माना गया है। और एक तरफ लोधी वंश की सेना थी विशाल। मैंने एक मैप के माध्यम से समझाया ताकि आपके माइंड सेट जल्दी से बैठ जाए दोस्तों। नवाचार दोस्तों देखा जाए तो तोपों का दोस्तों प्रभावी प्रयोग जिसने युद्ध का पूरा रुख बदल दिया था। इब्राहिम लोदी की हार हुई थी जिसमें, और दिल्ली सल्तनत का दोस्तों अंत हुआ था इसमें। ये है पानीपत का दोस्तों प्रथम युद्ध। इसी में सब कुछ जो बाबर की रणनीतियां थी दोस्तों, पूरा मैटर आपको समझाया गया है दोस्तों। दोस्तों बाबर की युद्ध कला देखिए, तुलगुमा और तोपखाना ये खास थी। तुलगुमा पद्धति क्या कहती है दोस्तों? दुश्मन सेना और ये बाबर की सेना। देखो मैंने नक्शे से समझाया, बाह्य दस्ता दोस्तों, यह उज्बेकों से सीखी हुई दोस्तों एक युद्ध नीति थी। इसमें सेना को कई भागों में बांटा जाता था। दो टुकड़ियां सेना को पीछे से घेर कर उस पर आक्रमण करती थी, जिससे दुश्मन की सेना में भगदड़ मच जाती थी। ये दोस्तों तुलगुमा पद्धति होती थी जो दुश्मनों के खिलाफ बाबर यूज करते थे। तोपों का प्रयोग बाबर ने भारत में युद्ध में दोस्तों तोपों के प्रयोग की प्रभावी शुरुआत की। तोपों की प्रभावी शुरुआत दोस्तों बाबर ने ही की थी। तोपों की जो दोस्तों गाड़ियों के पीछे सुरक्षित रखकर दुश्मन पर सटीक निशाना लगाया जाता था। इसकी आवाज और मारक क्षमता ने लोदी की सेना विशेषकर हाथियों को भयभीत कर दिया था। इसकी आवाज इतनी भयभीत थी दोस्तों, इतनी गूंज थी जबरदस्त, जिससे हाथी भी डर कर सेना से पीछे हट जाते थे दोस्तों। इन दोनों नवाचारों ने दोस्तों बाबर को संख्या में कम होने के बावजूद निर्णायक विजय दिलाई। यानी कि बाबर की जो सेना थी वो बहुत ही दोस्तों कम थी, फिर भी इन्होंने विजय दिलाने का पूर्ण प्रयास किया दोस्तों। चलिए आगे बढ़ते हैं। एक नए युग का आरंभ दोस्तों, दिल्ली और आगरा। मुगल साम्राज्य की स्थापना यानी कि 1526 से 1530 की बात हो रही है दोस्तों। दिल्ली और आगरा पर अधिकार के साथ दोस्तों बाबर ने हिंदुस्तान में एक नए राजवंश की नींव रखी थी। एक नए राजवंश की यानी कि मुगल साम्राज्य की दोस्तों स्थापना मान लो दोस्तों। प्रशासनिक सुधार इसमें क्या क्या हुए थे, अकबर के समय की बात हो रही है दोस्तों। एक नई केंद्रीयकृत शासन व्यवस्था की शुरुआत दोस्तों, और सैन्य संगठन जिसमें सेना को मध्य एशियाई तर्ज पर पुनर्गठित किया था दोस्तों। फारसी संस्कृति का प्रभाव जिसमें कला साहित्य और प्रशासन में फारसी में बढ़ावा दिया था दोस्तों। फारसी लैंग्वेज को बहुत ज्यादा इन्होंने बढ़ावा दिया था, मेन पॉइंट ये है। हालांकि उसका शासनकाल केवल 4 वर्षों तक रहा, पर उसका प्रभाव बहुत समय तक दोस्तों इनका प्रभाव देखने को मिला। यानी कि 1526 से 1530 में हिंदुस्तान में शासन दोस्तों मुगलों का माना गया है। ये हिंदुस्तान की बात हो रही है दोस्तों, ये पूरे संसार की बात नहीं दोस्तों, इसमें हिंदुस्तान का महत्व दिया गया है। देखिए दोस्तों बाबरनामा क्या कहता है, मैंने मेन शब्द आए आप ध्यान से देखिएगा। ये बाबरनामा एक पुस्तक है, सम्राट के शब्दों में उसका जीवन यानी कि उनकी जीवनी लिखी हुई है। मूल भाषा बाबरनामा की भाषा दोस्तों परीक्षा में पूछे तो तुर्की या चगदाई माना गया है। विषय यानी कि आत्मकथा, ये आत्मा द्वारा लिखित है दोस्तों। महत्व इसका क्या है, भारत की पहली दोस्तों उच्च सच्ची आत्मकथा माना गया है, ध्यान रखना। ये परीक्षा में इंपॉर्टेंट एक फैक्ट माना गया दोस्तों। ईमानदार आत्मविश्लेषण यानी कि अपनी जीतों के साथ साथ अपनी हार और कमजोरी का भी खुलकर इस बुक में वर्णन किया गया है दोस्तों, जिसमें प्रकृति का चित्रण, हिंदुस्तान के मौसम, फल फूल और जानवरों का सजीव विस्तृत वर्णन दिया गया है। समाज और राजनीति यानी कि भारत की सामाजिक संरचना दोस्तों, राजनीतिक और लोगों पर विभाग टिप्पणियां वो भी इसमें लिखी हुई है। हिंदुस्तान की एक बड़ी खूबी यह है कि यह एक विशाल देश है और यहाँ सोने चांदी की दोस्तों बहुतायत है। देखिए दोस्तों इसमें बाबर ने यह नहीं लिखा कि भाई मैं कमजोर था, अपनी हार का भी वर्णन किया इस बाबरनामा में, ये इनका बड़प्पन था दोस्तों, है ना। और आगे देखते हैं दोस्तों अब बात करेंगे योद्धा से परे यानी कि एक कवि, एक प्रकृति प्रेमी और कलाकार की बात है दोस्तों, जो कि बाबर की बात कर रहे हैं अपन। प्रकृति प्रेमी बाघों का बहुत शौक था। भारत में दोस्तों बाबर ने ज्यामितीय आधार पर 4 बाघ शैली की शुरुआत का श्रेय बाबर को दिया जाता है दोस्तों। 4 बाघ शैली का दोस्तों श्रेय बाबर को दिया जाता है। मेन फैक्ट है जो मैंने हाईलाइट कर दिया दोस्तों, अब ध्यान रखिएगा। कवि और लेखक की बात करें दोस्तों, तुर्की भाषा के एक सिद्धहस्त कवि था। तुर्की भाषा का बहुत नॉलेज था बाबर को, और उसकी आत्मकथा उसकी साहित्यिक प्रतिभा का प्रमाण मानी जाती है दोस्तों। वो एक आत्मकथा था दोस्तों, आत्मकथा का लेखक था माना जाए तो, जो बाबरनामा में दिखाया गया दोस्तों आपको। कला और संगीत प्रेमी यानी संगीत व कला में गहरी रुचि रखता था।
जिसने बाद में दोस्तों मुगल संस्कृति को समृद्ध किया। धार्मिक दृष्टिकोण की बात करें तो दोस्तों धार्मिक रूप से सहिष्णु पर कट्टर नहीं था बिल्कुल भी। ये एक बाबर की बहुत ही ज्यादा दोस्तों अहमियत मानी जाती है। मानो तो एक वो कट्टर नहीं था, धार्मिक रूप से दोस्तों सहिष्णु था। ये बहुत ही बड़ी बात मानी जाती है धार्मिक दृष्टिकोण की दृष्टि से दोस्तों। तो देखते हैं दोस्तों अंतिम इच्छा बाबर की क्या थी, आगरा से काबुल तक का सफर क्या कहता है। मृत्यु, बाबर की मृत्यु 26 दिसंबर 1530 ईस्वी को आगरा में बाबर का निधन हुआ। 26 दिसंबर 1530 को बाबर का आगरा में निधन हुआ। अंतिम इच्छा इनकी ये थी, उसकी इच्छा थी कि उसे काबुल में ही दफनाया जाए। वह जगह जहां से दोस्तों वह जगह जहां से उसने हिंदुस्तान की विजय का सपना देखा था, जहां से उन्होंने सपना देखा, उनकी इच्छा थी कि मुझे वहीं दफनाया जाए, यानी कि काबुल की बात हो रही है दोस्तों। परिणाम, बाद में उसके शव को काबुल ले जाकर बाग-ए बाबर में दफनाया गया। तो परीक्षा की दृष्टि से दोस्तों मोस्ट फैक्ट बनता है कि बाबर को कहाँ दफनाया गया, उस पैलेस, उस जगह का नाम पूछ सकते हैं। तो बाग-ए बाबर में दफनाया गया जो कि काबुल में स्थित है। उसका उत्तराधिकारी दोस्तों सबसे बड़ा पुत्र हुमायूं था और 1530 में दोस्तों आगरा में इनकी मृत्यु हुई बाबर की। और आगे देखते हैं दोस्तों फैक्ट क्या कहता है। दोस्तों परीक्षा की दृष्टि से देख लेते हैं महत्वपूर्ण बिंदु। पूरा नाम जहीरुद्दीन मोहम्मद बाबर था। इनकी जन्म दोस्तों जन्म और मृत्यु के बारे में पढ़ेंगे। जन्म 1483 यानी कि फरगना और 1530 में इनकी मृत्यु जो कि आगरा में। जन्म पूछे 1483 फरगना, मृत्यु 1530 आगरा। वंश इनका तैमूरी वंश था, यानी कि पितृपक्ष और मातृपक्ष में समझा देता हूं दोस्तों। इनके पिता थे वो तैमूर वंश के थे और इनकी माता थी जो मंगोल वंश से थी दोस्तों। प्रमुख ग्रंथ इनका बाबरनामा जो तुर्की भाषा में लिखा गया था। ऐतिहासिक महत्व की बात करें तो भारत में तोपों का प्रभावी प्रयोग दोस्तों बाबर ने किया था। हिंदुस्तान में मुगल साम्राज्य की नींव भी बाबर ने रखी थी। मध्य एशिया से भारतीय राजनीति का सीधा दोस्तों स्थायी संपर्क स्थापित किया था इन्होंने। और संभावित प्रश्न की बात करें तो बाबर की युद्ध नीति जो तुलुगुमा तोपखाना की दोस्तों विशेषता क्या थी, ये क्वेश्चंस बन सकते हैं। बाबरनामा एक ऐतिहासिक स्रोत के रूप में क्यों महत्वपूर्ण है, और पानीपत के प्रथम युद्ध में दोस्तों भारतीय इतिहास की दशा कैसे बदली, ये इंपॉर्टेंट फैक्ट माने गए हैं दोस्तों एक परीक्षा की दृष्टि से। चलिए आगे बढ़ते हैं। आगे क्या कहते हैं दोस्तों बाबर की जो विरासत थी साम्राज्य संस्कृति, उस पर एक नजर डाल देते हैं। सैन्य नवाचार जिसमें भारत में बारूद और तोपखाने को दोस्तों युद्ध नीति का अभिन्न अंग बाबर ने बनाया था। साहित्यिक परंपरा की बात करें तो बाबरनामा के साथ आत्मकथा लेखन की भी एक नई मिसाल कायम बाबर ने की थी। और मुगल साम्राज्य की नींव दोस्तों एक ऐसे साम्राज्य की स्थापना की जो 300 से अधिक वर्षों तक चला। कला और वास्तुकला की बात करें तो दोस्तों मध्य एशिया जहां में दोस्तों सौंदर्य शास्त्र यानी कि बाहग वास्तुकला को भारत में बाबर ने लाया था। ये थी दोस्तों बाबर की कुछ महत्वपूर्ण जानकारी और जीवनी। ऐसे ही आपको टॉपिक चाहिए तो दोस्तों कमेंट कर दीजिए, और वीडियो अच्छा लगा हो तो दोस्तों लाइक एंड शेयर सब्सक्राइब जरूर कीजिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग।